तो इनसे कहा कि जब हमने पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज का ये सॉफ्टवेयर नया बनाया तो आप मुझे चांस दें कि हम जो एक कंपनी खोले और वहाँ से बैठ के हम जो स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया है तो मार्केट में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपनी लॉन्च तो कर। स्टेट बैंक ने खुद इनिशिएटिव लिया था कि मनी एक्सचेंज का? जी उस वक्त मुशर्रफ का दौर चल रहा था आई थिंक, और मेरे टाइप में सबसे पहले कौन सी एक्सचेंज के जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी काम करते हैं उनको ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती, ज़्यादातर लेबर तक है, तो उनको नहीं पता कि फंड कैसे ट्रांसफ़र करने अपने मुल्क के अंदर। तो वो लोग जो है ना वहाँ जाके जो है ना लोगों को दे देते हैं, वो फिर जो है ना इलीगल पैसा उनसे लेके पाकिस्तान में कंट्रोल किया। इसके बाद तो ये पाकिस्तान में FATF जब आया तो उसको भी हमारा काफ़ी मतलब कंट्रोल था, क्या मतलब हमारे सिस्टम हमने हमारे अपडेट किए तो काफ़ी जो है ना पाकिस्तान फिर गिरे लिस्ट से आगे मतलब हटा। अच्छा, तो अब सॉफ्टवेयर के अंदर जो है एक्सचेंज की, वो फिर आप किस तरह इनोवेशन ला रहे हैं, क्योंकि अब आजकल तो चीज़ें भी चेंज हो गई हैं, तो उसमें क्या काम कर रही है आपकी कंपनी अभी? देखें अभी अस्सलाम वालेकुम। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं और मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये मेरे पहले बॉस हैं और इन्हीं ने मुझे जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और मार्केट में पहली दफ़ा जॉब दी थी और मेरे ऊपर एक एक तरह से कहें एक भरोसा किया था, और उनकी वजह से ही आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ और काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और ये तो एक वजह है, और दूसरी एक वजह जिसकी वजह से समद भाई को हमने बुलाया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मनी एक्सचेंज में जो सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो समद भाई का था और अभी भी है। तो उनसे हम पूछेंगे कि अभी जो मनी एक्सचेंज की करंट सिचुएशन है और जो पहले थी और आगे जो फ्यूचर है वो कैसा है मनी एक्सचेंज का। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है नवीद भाई? समद भाई, अभी तो हमें बात करनी है आपसे मनी एक्सचेंज के बारे में। मनी एक्सचेंज का फ्यूचर क्या है और अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ये ऑडियंस को आप बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं और किस तरह आपने अपना कैरियर शुरू करा था। असल में पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज जो कन्वर्ट हुई है बेसिकली वो 2003 में हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। इससे पहले मनी चेंजर थी पाकिस्तान में, मनी दे कॉल मनी चेंजर्स। तो 2003 में स्टेट बैंक ने इनको लाइसेंस देना शुरू किया एक्सचेंज कंपनीज को। तो मैं एज अ कंपनी 2000 के अंदर ही मैंने ज्वाइन किया था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एज IT मैनेजर, और मैंने इनको बिज़नेस को समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे मेरा ये था कि जो कहीं भी मैं जॉब्स करता था उस वक्त तो मैं पहले बिज़नेस को एनालिस करता था। तो उसी अंडरस्टैंडिंग में मैंने बिज़नेस उनका समझा और मैंने उन्हीं को जो है ना सजेशन की। उस वक्त मैं फॉक्स प्रो में डेवलपर था, एज अ फॉक्स प्रो प्रोग्रामर था। तो उनका सॉफ्टवेयर फॉक्स प्रो में डेवलप हुआ था। रिसेंटली इश्यूज थे काफ़ी, डीवी में इशू आते थे, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि सॉफ्टवेयर बनाना। तो वहाँ मैंने एक्सचेंज कंपनीज का सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया 2000 में, और तकरीबन हम लोगों ने विद इन 1 ईयर हम लोग। तो पाकिस्तान में मनी एक्सचेंज जब स्टार्ट हुई थी, यहाँ जब बिल्कुल स्टार्टिंग जब ये सारे मनी चेंजर्स की पोजीशन में थे, तो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया इनकी एक्सचेंज कंपनीज का। तो उस वक्त 2003 में हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी मैच्योर हो गया था, और इस वक्त स्टेट बैंक ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान में मनी चेंजर को हम एक्सचेंज कंपनीज में कन्वर्ट करें और स्टेट बैंक अंडर लाइसेंस आगे फ्यूचर में काम करेंगे। तो मैंने अपने बॉस से मीटिंग की और उनसे कहा कि जब हमने पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज का ये सॉफ्टवेयर नया बनाया तो आप मुझे चांस दें कि हम जो एक कंपनी खोले और वहाँ से बैठ के हम जो स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया है तो मार्केट में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर। स्टेट बैंक ने खुद इनिशिएटिव लिया था कि मनी एक्सचेंज का? जी उस वक्त मुशर्रफ का दौर चल रहा था आई थिंक, और मेरे तो स्टेट बैंक ने सबसे पहले जो लाइसेंस दिया एक्सचेंज कंपनीज को, उसमें खाना निकालिया थी, इसके बाद HNS थी, और उसके बाद वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी थी जो कि हमारी एक्सचेंज कंपनी थी जिसमें मेरा IT मैनेजर था। तो हम लोगों ने जब स्टेट बैंक से हमारा सॉफ्टवेयर अप्रूव किया, लेकिन किसी के पास भी उस वक्त सॉफ्टवेयर नहीं था, अंदर सॉफ्टवेयर सबके अंडर डेवलपमेंट थे। तो वॉल स्ट्रीट का सॉफ्टवेयर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, और
उसमें उस बेस पे उन्होंने कंपनी को जो है ना लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया। पाकिस्तान में तीसरा लाइसेंस जो एक्सचेंज कंपनी का मिला था वॉल स्ट्रीट का मिला था। खैर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वॉलसॉफ्ट के नाम से कंपनी बनाते हैं, और मार्केट में सब लोग जो है ना स्टेट बैंक के कॉन्टेक्ट में आए और उन्होंने अपनी एक्सचेंज कंपनीज के लिए इंटरेस्ट शो किया। उसमें बाहर की कंपनियां भी थी, बैंक्स भी थी। तो बस हम लोगों ने उसी वक्त एक टर्न होता है लाइफ का आपका, जब आपकी प्रोडक्ट रेडी होती है और एक तो उस वक्त जब स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में मनी एक्सचेंज को क्या क्या मसले थे, मतलब मुश्किलें क्या थी उनकी? देखिए, मनी एक्सचेंज कंपनीज को उस वक्त जब ये सारा स्टार्ट हुआ उस वक्त तो कोई लॉस नहीं था पाकिस्तान में, क्योंकि 9/11 तो बात की बात है, जब बाद में हुआ उसके बाद सारे वर्ल्ड में FATF के और ये सारे रूल्स हैं। तो एक्सचेंज कंपनीज तो वैसे ही काम कर रही थी नॉर्मली, लेकिन वो स्टेट बैंक के अंदर लाइसेंस आ गई तो ज़ाहिर है इनके पे स्टेट बैंक के अंदर लाइसेंस आएंगी तो स्टेट बैंक के ऑडिट और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन इनके पास अभी 2 साल हुए थे जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो इस वक्त हमारे पास कंपनी आने लगी। हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़े अर्से में पाकिस्तान में कैप्चर कर ली मार्केट। तकरीबन जो भी एक्सचेंज कंपनी आती थी उनसे ही सॉफ्टवेयर ले रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में और किसी के पास एक्सचेंज कंपनी का सॉफ्टवेयर था नहीं उस लेवल का। अच्छा, उस वक्त नहीं था कोई भी? हाँ। तो आप लोग उस वक्त के ज़माने के PIA थे मतलब? जी, आप समझ लेंगे जो मतलब पाकिस्तान का एक्सचेंज कंपनीज का मैं कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, अब 2005 में स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ब्रांचेस सब पाकिस्तान में सबकी बनना शुरू हो गई थी और ऑल एक्सचेंज कंपनीज की डिफरेंट शहरों में ब्रांच थी। तो हम उस वक्त जो सॉफ्टवेयर हमने एक्सचेंज कंपनीज को दिया था वो ऑफलाइन था, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस थी। तो इनिशिएटिव उस वक्त ब्रांचेस के बीच में वो सिंकिंग कैसे होती? जो हम डेटाबेस जो है ना रात में फिर हम एक प्रोसेस चलाते थे और डेटाबेस को जो है ना सिंक, तो एक जगह था एक डेटाबेस और एक हेड ऑफिस मतलब एक हेड ऑफिस लेवल पे जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया था, तो उसको हम डाटा सिंक करते थे और वो हेड ऑफिस में डाटा आ जाता था। फिर वहाँ से हम स्टेट बैंक को रिपोर्ट करते थे। फिर स्टेट बैंक ने 2 साल बाद इनिशिएटिव लिया कि आप उसको ऑनलाइन करें। अच्छा, ऑनलाइन करने के लिए चैलेंजेस थे, क्योंकि आपके काउंटर्स एक्सचेंज कंपनीज के फुल डे होते हैं, डेली उस वक्त ट्रांजेक्शन हो रही होती है काउंटर पे। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि हम जो है ना इसकी वेब एप्लीकेशन बनाए। उस वक्त वेब एप्लीकेशन अनाउंस हो चुकी थी, मार्केट में आना शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी हैवी थी, लोडेड थी। तो हम लोगों ने मतलब मेरा ये डिसीजन था कि अपनी टीम के साथ कि भाई इसको जो है ना डेस्कटॉप की तरह बनाया जाए ना, और ताकि काउंटर पे कस्टमर जो भी ट्रांजेक्शन है उसको टाइम ना लगे। तो मेरा एक टारगेट था टाइम का उस ट्रांजेक्शन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने काम किया उस टाइम पे। उस वक्त आतिफ सर थे, उन्होंने सरसेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने अपनी टीम भी दी मुझे। इरफान बेग थे, फिर तारिक साहब थे, तारिक थे हमारे। तो उन्होंने मिल के जो है ना उस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने बनाया, जो कि बेसिकली टोटल डेस्कटॉप टाइप की एप्लीकेशन थी, लेकिन वेब बेस्ड थी। अच्छा। हाँ, उस एप्लीकेशंस का हम लोगों ने जब लॉन्च किया मार्केट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान में सारी एक्सचेंज कंपनीज ऑनलाइन की तरफ आ गई। अच्छा, पहले तो जब आपने स्टार्ट किया था आप कह रहे थे कि मैं एक एक्सचेंज कंपनी के अंदर ही IT मैनेजर थे। हाँ, मैं तो वो आपने पार्ट जो है बहुत तेजी से स्किप कर दिया। मतलब एक ये बनता है कि जैसे कि एक IT मैनेजर होता है, नॉर्मली देखा गया तो IT मैनेजर बोलता है यार छोटे मोटे काम कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिया। तो आपको कैसे आइडिया कि यार हम लोग को कुछ आगे करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है? एक्चुअली मैं इससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी बता दूं। मैंने 1997 में फेडेक्स में एज अ प्रोग्रामर मैंने ज्वाइन किया था। फेडेक्स उस वक्त कोरियर कंपनी थी और 3 साल मैंने वहाँ काम किया, 1997 से 2000। तो उसी दौरान जो है ना मैं डेवलपमेंट भी कर रहा था, वहाँ पे सारी डेवलपमेंट मेरी थी। लेकिन उस वक्त फोक्स पर ओरेकल आना शुरू हुआ था मार्केट में। तो 2000 में मैंने ओरेकल भी DB किया और सब उस वक्त कर रहे थे सारे हम लोग। तो मार्केट में आना शुरू हुआ था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो वहाँ जो फेडेक्स का मेरा एक्सपीरियंस था, वो मेरा काउंट हुआ सारा जो आगे मुझे बढ़ने में फ्यूचर में, क्योंकि वहाँ जो IT का एनवायरनमेंट मैंने देखा और वही जाके मैंने आगे एक्सचेंज कंपनी से, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं था उस इंडस्ट्री को। तो फेडेक्स मेरे ख्याल से कोरियर कंपनी, कोरियर कंपनी। तो फिर डायरेक्ट आप ये एक फिनटेक में कैसे आ गए? देखिए, ऐसा था कि बाई चांस था कि मेरे एक नेबर से वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कंपनी के लिए काम करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आए एक्सचेंज कंपनी से विजिट करें और है ना हमारा एक इशू आ रहा है वो उसको आप रिजोल्व करें। सो मैं प्रोग्रामर था फॉक्स प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त मैं गया एक्सचेंज कंपनी में और मैंने विद इन 10 मिनट इनका सोल्यूशन
इशू रिजोल्व कर दिया, जिसकी वजह से बॉस काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना एज अ पार्ट टाइम हमारे साथ काम करें। तो उस वक्त तो मैं काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। उन्होंने मुझे ऑफर भी की जॉब के लिए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मैं एज अ फेडेक्स में काम कर रहा हूँ। फिर मैंने पार्ट टाइम उनके साथ काम शुरू किया। तो वो मुझे बार बार यही कहते थे कि आप हमारे पास मूव हो जाए, हमारे पास मूव हो जाए। तो भाई ऐसा क्या? इन्होंने मुझे कहा कि आप उस, क्योंकि वो जो फेडेक्स कोरियर कंपनी थी, उसका एक इंटरनेशनल कंपनी थी। लेकिन मेरा यहाँ पे मूव होना था कि मुझे वहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का भी इशू था। इनकी शिफ्टिंग चेंज होती थी, नाइट शिफ्ट कर देते थे, कभी डे शिफ्ट कर देते थे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं एज अ वॉल स्ट्रीट में डे टाइम में मैं ज्वाइन करूँ। तो फिर उनका भी टाइमिंग काफ़ी बड़ा था एक्सचेंज करने का। बहुत टाइम शुरू में काफ़ी मेहनत की है लोगों ने, और आज ये लोग एक्सचेंज करने का पहुँची हुई है। तो खैर हम उस पर मतलब कहते, तो वहाँ से मेरा फिर वैसे आईटी मैनेजर मैंने ज्वाइन किया, और मेरा था कि मैं इनका सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ। वही मैंने इनके बॉस के पास, क्योंकि उनके जो ऑपरेशन थे काफ़ी एक्टिव थे। वो लोग उस ज़माने में फैक्स से रिपोर्टें मंगाते थे अपनी ब्रांचों से। तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम जो है ना ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र का मैंने सिस्टम बना के दिया। और अभी 2000 की बात कर रहा हूँ, जब Y2K शुरू हुआ था, Y2K आया था उस ज़माने में। तो डाटा आना शुरू हुआ, तो फिर हम लोगों ने जो है ना आगे प्लान किया कि अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। 2005 में जब स्टेट बैंक ने ऑनलाइन के लिए कहा, तो हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाए। पाकिस्तान में सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज की एप्लीकेशन हमने .net में सबसे पहली कौन सी एक्सचेंज थी। और हमारे पास उसको पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज थी, पिके की एक्सचेंज कंपनी आई थी, और डबल एक्सचेंज कंपनी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास एक्सचेंज कंपनी थे। और अदर एक्सचेंज कंपनी आ रही थी, हर साल कोई ना कोई कंपनी आ रही थी। तकरीबन 2005 से 2009-10 तक तो हम लोगों ने काफी इतनी ज्यादा एक्सचेंज कंपनीज पाकिस्तान में, तो इतना फॉरेन मतलब वॉकिंग क्लाइंट्स तो है नहीं। देखें उस वक्त लोग क्या करते हैं? उस वक्त ऐसा था कि रेमिटेंस का इतना नहीं था पाकिस्तान में। रेमिटेंस बहुत कम आती थी। लोग जो बाहर से ट्रेवल करके आते थे, वो फिजिकल करेंसी लेके आते थे अपने जो फ्लाइट्स में। वैसे अच्छा होता क्या है कि करेंसी एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है, वो सारा ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। कि जितने भी हमारे जो बाहर से ट्रेवल आते हैं, वो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में लेके आते हैं। अच्छा, फॉरेन करेंसी स्टेट बैंक ने फिर आहिस्ता आहिस्ता जाने, स्टेट बैंक भी समझता गया, उनके रूल्स आते गए। तो उन्होंने अब एक एक जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो मेहनत करते हैं अपने बाहर, और वो फिर अपनी फॉरेन करेंसी आते हैं तो पाकिस्तान ले आते हैं। यहाँ पे फिर एक्सचेंज कंपनीज में कन्वर्ट करके रुपीज़ में लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सचेंज कंपनीज के पास आ जाता है। वो सऊदी रियाल आता है, सऊदीया से लोग आते हैं, दुबई से आते हैं, वो धर्म लेके आते हैं। इसी तरीके से अदर यूके से आते हैं, पाउंड लेके आते हैं, यूरो आते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में करेंसीज काफ़ी आती हैं, मतलब फिजिकल करेंसी आ रही थी उस ज़माने में। तो अब तो वर्ल्ड चेंज हो गया। तो वो जो करेंसी आती थी, वो एक्सचेंज कंपनीज बाय कर लेती थी। फिर वो एक्सचेंज कंपनीज बाय कर लेती थी। इनका एक रूल था स्टेट बैंक का कि आपने अपने जो एक्सपोजर है उसके अगेंस्ट में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है करेंसी को। क्योंकि जितनी भी फ्लाइटें उतरती थी, एक फ्लाइट आपको समझ लें कि 200-300 मतलब होते हैं लोग, कम से कम 100 लोग भी अगर लेकर आए करेंसी को पाकिस्तान में, तो वो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज को ये लोग सेल करते थे। एक्सचेंज कंपनी बाय करती थी। फिर एक्सचेंज कंपनी पूरे पाकिस्तान में सारी ब्रांचों से वो हेड ऑफिस में मूव करती थी। फिर वहाँ से ये एक्सपोर्ट करते थे यूएई में। इस वक्त मोस्टली इनका जो मेजर रूट था, हब था करेंसी एक्सचेंज का, वो यूएई में था। यूएई में पहले फिजिकल कैश की सूरत में जाता था, फिर बाय कैरियर जाता था, फिर इनका अब पार्सल जाता था, बहुत सारी चीज़ें मतलब है। उसके अगेंस्ट में फिर हमारे पास फॉरेन करेंसी जो एक्सपोर्ट होती थी, उसके अगेंस्ट में हमें डॉलर मिलता था। वहाँ से डॉलर हम इंपोर्ट करते थे पाकिस्तान में। वो डॉलर ये पाकिस्तान में बैंक्स को सेल करते थे। अच्छा, तो मतलब मनी एक्सचेंज का ज्यादातर काम क्या यही है, क्या बस एक्सचेंज करके नहीं, देना है, कोई और भी काम? इसके बाद स्टेट बैंक ने उनको काफ़ी चीज़ें देना शुरू कर दी। इस वक्त मतलब इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज को पाकिस्तान में जो अलाउ है, जो काम करती हैं, आप ना सिर्फ करेंसी बाइंग सेलिंग करती हैं, बाहर से इनवर्ड रेमिटेंस आती है। रेमिटेंस ये लोग पे करते हैं। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, आपने सुना होगा कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर मेहनत करते हैं, वो अपने पैसे अपने फैमिलीज को बेचते हैं। तो वो हमारे मोस्टली एक्सचेंज कंपनीज में जो है ना उनको सर्विस दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो इनकी ऐसे बच्चे जो बाहर स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको ट्रांजेक्शन भेजना, उनकी फीस भेजना, वो एक्सचेंज कंपनीज का काम है।
तो एक्सचेंज कंपनी इनवर्ड भी करती है, आउटवर्ड भी करती है। आउटवर्ड में वो जो एजुकेशन फीस है या कोई लेबर की फीस है, नॉट अ कमर्शियल इंडिविजुअल पेमेंट्स, वो उनको अलाउ है। स्टेट बैंक ने इनको अलाउ किया कि वो अपने फंड्स जो है ना, आप अपने अगर कोई स्टूडेंट अपने आपके कोई बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको फीस भेजना चाहे एक्सचेंज कंपनी से भेज सकते हैं। तो और इसके अलावा करेंसी एक्सपोर्ट है, जो मेजर इनका बिजनेस है करेंसी एक्सपोर्ट है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। जो अदर करेंसी पाकिस्तान में जितनी भी आती है डॉलर के अलावा, मतलब डॉलर के अलावा जो जितनी करेंसी आती है वो एक्सचेंज करने एक्सपोर्ट करती है। अच्छा, तो मनी एक्सचेंज का जब नाम आता है तो फिर एक और नाम आता है हवाले का भी। तो हवाले के अंदर क्या चीज़ होती है, मनी एक्सचेंज से क्यों डिफरेंट है? देखें, जब स्टेट बैंक ने अपना लाइसेंस देना शुरू किया तो ज़ाहिर है स्टेट बैंक ने अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी भी अनाउंस कर दी और इनके सारे सिस्टम्स भी आ गए बेसिकली। तो ये जो रूल्स आए सारे वो 9/11 के बाद है। 9/11 का जब वाक़या हुआ 2011 में, उसके बाद वर्ल्ड में बहुत सारी चेंजेस आए फाइनेंशियल्स की। तो हवाले क्या अनऑफिशियल होता है? नहीं, उसमें मैं बताता हूँ कि वो जो है ना, उससे पहले तो पाकिस्तान में कोई लॉस नहीं था, तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी जो है ना अपने कानून बनाए और जो है ना इसको रोकने के लिए, क्योंकि असल चीज़ है कि जो बाहर के जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी काम करते हैं उनको ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती, ज़्यादातर लेबर तबका है, तो उनको नहीं पता है कि फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र करने अपने मुल्क के अंदर। तो वो लोग जो है ना वहाँ जाके जो है ना लोगों को दे देते हैं, वो फिर जो है ना इलीगल पैसा उनसे लेके पाकिस्तान में उनको रुपीज़ दे देते थे। तो ये बेसिकली हवाला कहलाता था। तो इन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मनी एक्सचेंज भी तो यही करती है। नहीं, मनी एक्सचेंज एक अलग चीज़ है और एक इंडिविजुअल पर्सन एक अलग चीज़ है। अगर आप बाहर कंट्री में जैसे सऊदी में कोई काम करते हैं, आपसे आप जॉब कर रहे हैं, कोई बंदा आपसे पैसे ले ले और आपको पाकिस्तान में पैसे दे दे, बेसिकली दिस इज कॉल्ड हवाला। अगर वही पर्सन आपका जो पाकिस्तानी काम कर रहा है वो बैंक में जाए और बैंक में अपने पाकिस्तान अकाउंट में भेजे, दिस इज लीगल। तो ये दोनों में मतलब लोग हवाला ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। अच्छा, वजह यह है कि ये लोग ज़्यादातर जो है ना हमारे, मैंने ये कहा कि लेबर तबका और जो है ना वो 1-2 रुपए के जो रेट होता है, रेट डिफरेंस है हमारा, वो थोड़ा डिफरेंस है। वो लोग ज़्यादा ज़ाहिर है इलीगल काम है तो ज़्यादा लालच में ज़्यादा पैसे उनको देते हैं। रेट का 1 रुपया 2 रुपये का फ़र्क होता है, कभी 1 रुपया 2। मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ, रियाल की बात कर रहा हूँ, तो उनको वो ज़्यादा नज़र आता है, उसके थ्रू भेजा, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कि आपने ये पैसा भेजा है, इलीगल भेजा है। बेसिकली वो पैसा आपका वो पर्सन खा भी सकता है, वो आपकी फैमिली को पहुँचाए ना पहुँचाए। तो वो जो कल्चर पुराना जो सिस्टम हमारा चला आ रहा था उसको यहाँ पे स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज ने कन्वर्ट किया। अब उन्होंने पाकिस्तान में वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम लेकर आए, जो हमारी कंपनी भी लेकर आई थी मनीग्राम, उसके थ्रू हमने जो अवेयरनेस दी बाहर के लोगों को कि आप पैसे जो है ना ऑफिशियल लीगल तरीके से भेजिए पाकिस्तान में। उसका बेनिफिट ये कि वो पैसा जो अगर पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में रिजर्व बढ़ते हैं, पाकिस्तान के डॉलर इकोनॉमी बढ़ती है। अगर वो पैसा इलीगल बंदों के पास चला गया तो पाकिस्तान में वो पैसे नहीं आते। दिस इज ऑल। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो आजकल के हालात हैं उसमें तो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो एक्सचेंज है वो भी कम होती जा रही है। और अभी तो स्टेट बैंक ने कहा था कि भाई खत्म, इस तरह के रूल्स लगा दिए कि ज़्यादातर बैंक के नहीं, हाँ देखें, 2024 में स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया, काफ़ी बहुत लंबा पीरियड है मैंने एक्सचेंज इंडस्ट्री में गुजारा है, तो मैंने सिस्टम भी सारे देखे। तो स्टेट बैंक तो डे बाय डे जो है ना सिस्टम को जो है ना लीगलाइज की तरफ जाती थी, लेकिन कुछ एक्सचेंज कंपनीज वाले जो प्रॉपर काम नहीं करते थे, तो इसके लिए अब जाहिर है पाकिस्तान एक टाइम आया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया। FATF में जब ग्रे लिस्ट में आया पाकिस्तान, तो वो एक बड़ा हार्ड पीरियड था, क्योंकि उसमें सबसे पहले कि अगर आप ग्रे लिस्ट में होते तो बाहर से आप फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते पाकिस्तान बैंक्स, और उसके लिए बड़ी हर्डल हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। अगर हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा पाकिस्तान भेजना चाहे तो उसके लिए भी बड़ी हर्डल थी, काफ़ी कंप्लाइंस बढ़ चुकी थी। तो 2018 में मैंने फिर जो है ना कंप्लाइंस का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाकिस्तान में AML ट्रेस के नाम से, और हम लोगों ने उसको एक्सचेंज कंपनी में लॉन्च किया। उससे हमने ये चीज़ें सारी कंट्रोल की। स्टेट बैंक ने भी जो है ना मतलब है कि उनके जो कंप्लाइंस टीम थी, उनके जो ऑडिटर थे, वो उस सॉफ्टवेयर से उन्होंने उस कंट्रोल किया। हमने जो ऐसे वर्ल्ड में जो अब देखें, जब ये 9/11 हुआ इसके बाद यूएस ने OFAC बनाया। OFAC आप मतलब OFAC और आपने AML बोला एक OFAC जो है ना, जैसे हर कंट्री ने अपने जो
जो ऐसे ग्रुप से जो इस तरह के ट्रांजेक्शन करते थे उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब लोगों को ब्लैक तो AML क्या होता है? मैं आ रहा हूँ। इसी तरीके से ओफेक ने यूएसए ने अपनी ओफेक की लिस्ट बनाई, यूके ने बनाई, यूएन ने बनाई अपनी लिस्ट। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि उन लिस्ट को लेके हम अपने सिस्टम में अपडेट करते थे। और पाकिस्तान ने भी एक लिस्ट इनिशिएट की नेक्टा के नाम से। ठीक है। तो हर कंट्रीज को यूएन ने इनको दिया कि आप जो भी पर्सन है, ब्लैक लिस्ट पर्सन है, आप उनको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, मतलब आप उनको अलाउ ही नहीं है। जो इस तरीके से जो लोग काम करते थे, जैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग का बोला, उनके नाम उस लिस्ट में आना शुरू हो गए। तो वो नाम वो होते थे जिन्होंने कभी कुछ रिकॉर्ड ऐसा है या जिन्होंने वर्ल्ड में कोई टेररिस्ट में काम किया, कोई ब्लैक फंड ट्रांसफर में काम किया, कोई इलीगल मनी ट्रांसफर में काम किया, तो उनकी लिस्ट आने लगी। अब वो लिस्ट अपडेट होने लगी तो हम लोगों ने सिस्टम ऐसा यहाँ पे बना दिया कि वो ट्रांजेक्शंस पाकिस्तान में बंद होना शुरू हो गई और उसको हमने कंट्रोल किया। इसके बाद पाकिस्तान में FATF जब आया तो उसको भी हमारा काफ़ी मतलब कंट्रोल था कि मतलब हमारे सिस्टम हमने हमारे अपडेट किए तो काफ़ी जो है ना पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट से आगे मतलब हटा और FATF ने उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया। जब ये सारे कंट्रोल्स स्टेट बैंक को मिल गए, इवन एक्सचेंज कंपनीज में या बैंक्स में या जहाँ इनको मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती थी वो सारी कंट्रोल होने लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे पहले जो AML का सॉफ्टवेयर वो भी मैं लेकर आया था। अच्छा। हाँ, वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया। और अब तो खैर अब 2024 में स्टेट बैंक ने एक और इनिशिएटिव लिया कि अब जो एक्सचेंज कंपनीज थी पाकिस्तान में उनको कन्वर्ट किया बैंकों के अंदर। हाँ। और बैंकों को इन्होंने कहा कि आप अपनी एक्सचेंज कंपनीज लेकर आए। तो इसमें जो है ना बैंकों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की एक्सचेंज कंपनीज में, उसमें UBL बैंक थी। इसका क्या वजह थी कि बैंक को ले आए लोग? एक्सचेंज कंपनीज के आप कह रहे हैं कंट्रोल्स भी अच्छे आ गए थे? एक्चुअली कंट्रोल आगे आ गए थे, लेकिन कुछ एक्सचेंज कंपनीज थी जो कि कंट्रोल में स्टेट बैंक के अंदर नहीं आ रही थी, उनको बंद कर देते। तो स्टेट बैंक अगर बंद करता तो ये सारा बिजनेस सिस्टम रुक रहा था। क्योंकि पाकिस्तान में करेंसी तो आ रही है, लोगों को फैसिलिटी तो चाहिए, सर्विस तो चाहिए, यहाँ से जो है ना करेंसी ट्रांसफर करने में, ये करेंसी कन्वर्ट करने में, ये करेंसी अपनी जो है ना चेंज करने में, तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। उस वक्त इन्होंने जो है ना डॉलर भी कंट्रोल, गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब है कि डॉलर का भी सिस्टम को देखना था, स्टेट बैंक को सारा सिस्टम। तो उन चीज़ को सबको देखते हुए स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी बनाई कि बैंकों को भी ये दे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनीज बंद हो गई हैं या एक्सचेंज कंपनीज ख़त्म हो गई हैं। अब स्टेट बैंक ने बैंकों को भी ऑफर किया कि आप अपनी एक्सचेंज कंपनीज लेकर आए। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कंट्री था जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट जो कंपनीज एक्सचेंज कंपनी चला रही थी। सऊदी में इस वक्त बैंक्स के पास सारा सिस्टम है, इंडिया में ये सारा बैंक के पास सिस्टम है। आप बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं दुनिया में जो सारा जो करेंसी एक्सचेंज का है वो बैंक के पास सर्विस होती है। तो वो वैसे भी तो बेसिकली सर्विस थी, लेकिन जो एक ओपन मार्केट रेट था, एक इंटरबैंक रेट था, तो उसका डिफरेंस था। हमारी एक्सचेंज कंपनी ना एक्सचेंज कंपनी ओपन मार्केट रेट में काम करती है, ठीक है, और बैंक का जो एक इंटरबैंक रेट होता है, तो वो भी डिफरेंस था। तो अब जो यहाँ की जो पब्लिक थी वो उसमें नहीं ले रही थी, ज़ाहिर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क था रेट। तो तब स्टेट बैंक ने उनको भी ऑफर किया कि आप एक्सचेंज कंपनी में आए। और इसके बाद पाकिस्तान में बड़ी बैंक्स आई, अल्हम्दुलिल्लाह HBL ने लॉन्च किया, UBL ने लॉन्च किया, बैंक अल-फलाह आई, NBP एक्सचेंज, दे आर आवर कस्टमर राइट नाउ एंड वी आर वर्किंग विद देम। तो मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ी एक्सचेंज कंपनीज हैं, जो अब इन्होंने जो बड़े सामान आता है, स्टेट बैंक का ये ऑप्शन है कि आप जो बड़े कैपिटल्स की इन्वेस्टमेंट करके इसको कंट्रोल किया जाए। तो वो स्टेट बैंक ने तकरीबन 1 बिलियन तक अब कैपिटल वो लेके जा रहे हैं एक्सचेंज कंपनीज का। तो जो ज़ाहिर बड़े इन्वेस्टर हैं वही फिर वही आएंगे, ठीक है। तो उनको फिर कंट्रोल मॉनिटरिंग करना स्टेट बैंक के लिए ईजी होगा। अच्छा, तो अब सॉफ्टवेयर के अंदर जो है एक्सचेंज की, वो फिर आप किस तरह इनोवेशन ला रहे हैं? क्योंकि अब आजकल तो चीज़ें भी चेंज हो गई हैं, तो उसमें क्या काम कर रही है आपकी कंपनी अभी? देखिए, अभी तो मैं 4th जनरेशन पे हूँ अपने। मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग मैंने फॉक्सप्रो से किया था, इसके बाद हमने जो है ना VB.net में आए, और इसके बाद हम .net में आए, अभी हम .net Core में हैं हमारी एप्लीकेशंस। तो जर्नी हमारी होती गई, हम 4, 4, 5 साल बाद अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड करते गए साथ। नहीं तो मार्केट की अडॉप्शन भी होती है, और इसके साथ जो न्यू रिक्वायरमेंट है वो हम सिस्टम में लाते गए। अब तो ऐसा है कि अब
बैंक्स हैं उनकी 50-50 ब्रांचेस हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं पाकिस्तान में। और इसके साथ अब तो रिसेंटली ऐसा हो गया है कि हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने एक्सचेंज कंपनीज की पूरी कोर एप्लीकेशन, इवन डाटा सेंटर भी हम मैनेज कर रहे हैं इनके। सही है। तो हमने अब जो सर्विस सॉफ्टवेयर आपको पता है कि अब तो नहीं, लेकिन अब change तो हो गया। जैसे बैंक्स की तरफ आ गया, तो बैंक्स तो बड़ा रेजिस्ट करते हैं ना डाटा सेंटर देना किसी को। अच्छा, स्टेट बैंक की जो पॉलिसी थी कि जो बैंक होगी उसके एक, चूंकि बैंक खुद डायरेक्टली एक्सचेंज कंपनी में नहीं है, अच्छा। और उनकी सब्सिडी, मतलब एक नाम है नाम कंपनी जो है ना, सब्सिडी कंपनी उन्होंने लॉन्च की, और उस बेस पे उन्होंने जो है ना एक्सचेंज कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च की। तो जैसे एनबीपी एक्सचेंज है, एचबीएल करेंसी एक्सचेंज है, वो बेसिकली एचबीएल करेंसी एक्सचेंज इज अ सब्सिडरी ऑफ एचबीएल बैंक। तो एचबीएल, अब ये पॉलिसी है कि आप डाटा सेंटर अपने पास, ज़ाहिर है इतनी बड़ी बैंक अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो अपना डाटा सेंटर भी वो मैनेज कर रही है। अब वो ये पॉलिसीज हैं कि जो है ना, कुछ कंपनीज डाटा सेंटर भी मैनेज कर रही हैं, कुछ हमारे थ्रू भी कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कंप्लायंस में फर्क आया है? जैसे पहले एक्सचेंज कंपनी होती थी, अब बैंक भी आ गया है, तो कंप्लायंस में अब फर्क तो है? बहुत ज़्यादा कंप्लायंस है। अब तो मतलब हम 15-20 साल में काफ़ी रूल्स पाकिस्तान स्टेट बैंक ने लॉन्च किए हैं एक्सचेंज कंपनीज के लिए, और काफ़ी कंट्रोल किया है। आप सिर्फ देखेंगे कि काफ़ी कंट्रोल है हमारा डॉलर इस वक्त, मतलब है कि मार्केट अप डाउन चल रही होती है। आपने देखा काफ़ी जो है ना, हमारी मार्केट स्टेबिलिटी रही है, और बीच में जो कैप हटा था उसकी वजह से काफ़ी डॉलर में अप डाउन हुआ था, वो आपको पता है। तो लेकिन स्टेट बैंक ने काफ़ी कंट्रोल किया। अभी हमारा जो है ना सिस्टम काफ़ी कंट्रोल है। हमारी जो एक्सचेंज है के करेंसी एक्सचेंज है, वो स्टेट बैंक ने काफ़ी कंट्रोल कर ली है। उनकी पॉलिसी सारी अब फॉलो हो रही है सारी चीज़ें। अच्छा, तो अब जैसे आपने पाकिस्तान में भी काम किया है, आपने दूसरे कंट्रीज में भी काम किया है, तो उन दोनों में फ़र्क कैसे होता है? जैसा कि आपके यूएई में भी है। ऐसा है कि पाकिस्तान में 2012-14 में तो कंप्लीट हो गई थी सारी। इसके बाद स्टेट बैंक किसी को लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा था, एक्सचेंज कंपनी मार्केट में नहीं आ रही थी, तो एक हमारे लिए गैप आ गया था। हम सिर्फ सपोर्टिंग पे चले गए थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ना, अब इतना एक्सपीरियंस था, हो गया था 10 साल का, तो मैं दूसरी मार्केट कैप्चर करूँ। तो यूएई में फिर मैंने जो है ना अपना मतलब कंपनी वहाँ पे लॉन्च की 2012 में, और वहाँ फिर मैंने वहाँ पे एक्सचेंज कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किया, और वहाँ का एक्सचेंज कंपनीज का मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करा। उन दो की मार्केट में फ़र्क देखा? अच्छा, अब जो ये सारा जो डिफरेंट आया, मतलब उस वक्त तो यूएई में जो लॉस थे वो काफ़ी सॉफ्ट है, यूएई ग्रे लिस्ट में नहीं आया था। तो वहाँ तो मतलब बिजनेस जैसे चल रहा था, तो काफ़ी मतलब है कि जो वहाँ की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब यूएई ग्रे लिस्ट में आया तो उनकी पॉलिसीज चेंज हो गई। उन्होंने काफ़ी जो है ना अपने आप को ऑपरेट किया, काफ़ी कंप्लाइंस में बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना इनिशिएटिव लिया, और इन्होंने अपनी एक्सचेंज कंपनीज को काफ़ी कंट्रोल किया। और अब तो काफ़ी कंट्रोल है एक्सचेंज कंपनीज वहाँ पे, और काफ़ी फाइन्स भी किए उन्होंने एक्सचेंज कंपनी वहाँ पे वो फाइन्स करते थे, मतलब अच्छा, फाइन्स हो जाते थे। यहाँ पर पाकिस्तान में कि स्टेट बैंक ऐसा करता था कि अगर उनको कोई ऐसा मिलता तो ब्रांच 3 मंथ्स के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर देता, या एक्सचेंज करने का लाइसेंस। तो यहाँ नहीं होता पाकिस्तान में फाइन्स अभी तक पड़े हैं, अभी शुरू हो गए कंप्लाइंस की। अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करता तो स्टेट बैंक फाइन भी करती है, और फाइन्स हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन ज़्यादातर एक्सचेंज कंपनीज के लाइसेंस अब सरेंडर मतलब सस्पेंस भी किए हैं स्टेट बैंक। तो भी आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है मनी एक्सचेंज का? क्योंकि अभी जो मनी एक्सचेंज, अच्छा, अब देखें, जहाँ तक मुझे पता है, हाँ, मनी एक्सचेंज के जो बंदे हैं वो कहते हैं कि यार अब कोई इतना चार्म नहीं है। अच्छा देखें, अब वजह क्या है कि अब वर्ल्ड चेंज हो गया। अब आप डिजिटल पे आ गए, अब डिजिटल करेंसी आ गई है पाकिस्तान में। तो आप जो पाकिस्तानी थे जो फिजिकल करेंसी लेके आते थे, अब वो सिनेरियो चेंज हो गया। अब वो वहाँ से जाते हैं, सऊदी में बंदा जाता है रिजर्व बैंक में, अपनी सारी पैसे अगर वो पाकिस्तान मूव हो रहा है, वो सारा रिजर्व बैंक को देता है और अपने पाकिस्तान बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसी तरीके से दुबई में जो है वो किसी एक्सचेंज में जाता है, अपने पैसे वहाँ पे देता है और अपने वो पाकिस्तान में बैंक में ट्रांसफर कर देता है। अब जो बंदा आता है बाय एयर, वो करेंसी फिजिकल लेके नहीं आता। अब वो जो फिजिकल करेंसी लेके नहीं आया, नॉर्मली भी तो बंदे के पास होती है ना। हाँ, मतलब एक लिमिटेड होती है। पहले तो बड़ी क्वांटिटी में पहले तो लेके ही आते थे। हाँ, मतलब बड़ी ये होता था। हाँ, क्वांटिटी में लेके आते थे। अब वो लोग समझदार हो गए, अब सिर्फ अपने एक्सपेंस के लेके आते हैं। हाँ। तो अब वो पैसा आना कम हो गया है, जो फिजिकल करेंसी जो पाकिस्तान। फिर इसके अलावा
पाकिस्तान टूरिस्ट कंट्री भी है, बाहर से टूरिस्ट भी आते थे बहुत सारे। अब वो मतलब है कि हालात आप देखें तो अभी वो वहाँ भी चल कम रही होगा। है, ये भी हो गया। और इससे पहले भी तो वो टूरिस्ट जो आते थे वो लेके आते थे करेंसी, तो उनको भी ज़्यादा फैसिलिटी एक्सचेंज करनी ही करती है, मतलब किसी भी कंट्रीज में। और आगे इनका फ्यूचर प्लान है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि कैशलेस इकोनॉमी करनी है, तो अब एक्सचेंज कंपनीज को भी उस पे लेके जा रहे हैं। और अभी स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया है कि जो है ना, इनको राष्ट्र से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बैंकों को भी अलाउ, एक्सचेंज कंपनीज को भी अलाउ कर दिया है कि आप उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो अब कहने का मकसद कि वो जो करेंसी पहले जो आती थी पाकिस्तान में, वो अब नहीं आ रही, कम आ रही। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज कंपनीज बैंक ज़ाहिर बैंक्स आ गई हैं, तो बैंकों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। अब वो कंपटीशन इतना हो गया है कि करेंसी मिलना इनको प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी आपने कभी सोचा नहीं है यार मैं दूसरी भी फील्ड्स को ट्राई करता हूँ, एक्सचेंज में ही रहना है, या फिर आपने? देखिए यहाँ रहने एक्सचेंज में मतलब है कि, लेकिन मैंने डिफरेंट चीज़ें इनिशिएटिव की, मैंने डिफरेंट चीज़ें मतलब है कि की। अभी एक्सचेंज कंपनीज में सिर्फ करेंसी बाइंग सेलिंग नहीं था। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा। मैं आगे आ रहा हूँ। हाँ। रिमिटर्स का सिस्टम है, मैंने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को रिमिटर्स का सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया। इसके अलावा फॉरेक्स रेट्स था, फॉरेक्स रेट्स मैंने इनको कर दिए। इसके अलावा मैंने रेड बोर्ड का सिस्टम बनाया, लाइव पाकिस्तान में फॉरेक्स रेट्स मैंने इनको प्रोवाइड किए। मैंने जो ऑनलाइन रेड बोर्ड है, रेड बोर्ड बनाया, बहुत सारी चीज़ें की। अब मैं जो है ना एक्सचेंज कंपनी के उससे निकलना चाह रहा था, लेकिन है कि मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला ऐसा, क्योंकि हम इतना बिजी, इतना स्टेट बैंक की पॉलिसी भी चेंज होती नहीं, आए दिन कोई ना कोई नई सिस्टम आ रहा है, नई चीज़ें आ रही है। अभी मैं रिसेंटली मैं बताऊं कि मतलब आपका डोमेन ही इतना वास्ट है कि हाँ, आपको टाइम अभी स्टेट बैंक ने इनको जो है ना पीआरआई अलाउ किया है एक्सचेंज कंपनीज को। तो अब मैं पीआरआई मॉड्यूल पाकिस्तान में मैं लेके आ रहा हूँ, और मैं उनके साथ एक्सचेंज कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन मौका मिला, कुछ एक्सचेंज कंपनी जो बंद हुई, फिर उन्होंने अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक ट्रस्ट लेवल था मेरे साथ। तो कोई बिल्डर में गया, तो बिल्डिंग उन्होंने बिल्डर्स में चला गया, तो उन्होंने फिर मुझसे वहाँ के सॉफ्टवेयर बनाए बिल्डर्स। कोई पाकिस्तान, किसी ने पाकिस्तान रेलवे में इन्वेस्टमेंट की और वहाँ इन्होंने ट्रेनें एक्वायर की, तो पाकिस्तान रेलवे का मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था। अच्छा। तो मेरे 8-10 ट्रेनें मेरे सिस्टम पे चल रही थी ठीक, काफ़ी टाइम तक। मतलब आपको जब मौका मिला तो आपने हाँ, उसको करा काम। जी बिल्कुल। मतलब आप अपने आप को लिमिट नहीं करना जी चाहते। जी। अच्छा, तो दूसरा ये कि सॉफ्टवेयर हाउस होता है तो उनके क्लाइंट्स का रोना धोना बहुत होता है। अच्छा, आपने जो आप एज अ सॉफ्टवेयर हाउस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करते हैं कि लोकल क्लाइंट ज़्यादा हों, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली देखा गया सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं यार लोकल क्लाइंट हटाओ, फॉरेन ज़्यादा होने चाहिए। तो आपका क्या है? देखिए जब ये किया, जब मैं 2012 तक आया, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे या मेरे जो सर्कल के लोग थे, उन्होंने बाहर काम शुरू कर दिया आउटसोर्स का, जो कि मैंने इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया। मैंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पर रहा। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं, चूँकि बाहर जाके भी मैं अपनी प्रोडक्ट ही सेल करूँ या अपनी ओन प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं मतलब उसकी तरफ नहीं गया, आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ। वो एक मतलब चांस भी था, एक टाइम भी था अर्निंग का, वो मैंने मिस किया। मैं उसको मिस करता हूँ अभी भी, कि जो आउटसोर्सिंग का जो था वो काम मैंने मिस किया। और मैं अपनी प्रोडक्ट पे रहा ज़्यादातर, प्रोडक्ट फोकस। अच्छा, आप जब प्रोडक्ट बेस में होते हैं तो आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इतने क्लाइंट्स होते हैं, इनको ज़ाहिर है कंट्रोल करना, इनको सर्विस देना, सपोर्ट करना। और हम लोगों ने अब हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री का है, वो एनवायरनमेंट, वो चेंज रिक्वेस्ट का तो मतलब है कि है ही नहीं। वो तो मतलब समझते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो हाँ, मतलब ये होता है ना। हाँ होता है, तो वो तो समझते हैं कि बस सुबह सुबह फ़ोन करें, रात को फ़ोन करें, यार ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। तो मैंने उसके लिए फार्मूला बना दिया कि मैंने अपनी जो प्रोडक्ट थी, उसकी जो हमारी जो सपोर्ट फीस थी, उसमें मैंने चेंज रिक्वेस्ट का एक मैंने फार्मूला डाल दिया कि मैं बार बार चेंज रिक्वेस्ट के लिए इनसे पैसे नहीं लेता था। मैं एक साल की सपोर्ट के अंदर वो फीस इंक्लूड कर दी। और अपनी सेटिंग अपने वो लोकल के फ्री हो हिसाब गए, से। मैंने टीम को कर दिया कि वो लोग उनकी जो भी चीज़, लेकिन जो मेजर चेंज आती है, जो मेजर मॉड्यूल आते थे, उसके हम लोग चार्ज। अच्छा, तो फर्दर एक्सपेंशन का क्या प्लान है आपका? देखिए अभी तो अलहमदिल्ला बैंक्स आ गई हैं, अब बैंक्स ने काम करना शुरू कर दिया है, और बैंकों ने काफ़ी मतलब है कि वो डिजिटलाइज भी आ रही हैं। अलहमदिल्ला बैंक्स हमारे कुछ पाकिस्तान में एटीएम मशीन लेके आ रहे हैं, जो कि सीडीएम मशीन होगी, जिसके थ्रू कोई भी पाकिस्तानी अपने फिजिकल करेंसी
मतलब डॉलर या करेंसी इसको कन्वर्ट करनी है रुपीज में, वो कन्वर्ट कर लेगा। तो वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर मोबाइल ऐप आ रही है हमारी, मोबाइल ऐप पे भी हम लेके आ रहे हैं। कस्टमर अपने घर बैठे एक्सचेंज कंपनी के साथ डील करके फंड मतलब है कि वो फंड ट्रांसफर कर सकता है घर बैठे मनी। और जो सिर्फ जाके अपने वहाँ पे करेंसी, फिजिकल करेंसी उतारनी। क्योंकि स्टेट बैंक का एक लॉ है कि आपने एक्सचेंज कंपनीज में आना है, आपने बायोमेट्रिक करनी है और फिर आपने बाय करना है। अब सबसे बड़ा है कि बायो $500 से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होती है पाकिस्तान में, उसकी बायोमेट्रिक नेसेसरी है। हमारा नादरा से भी कनेक्टेड है सिस्टम, तो मतलब उसके तो बगैर मोबाइल ऐप से होगा फिर? हाँ वो सारा मोबाइल, जैसे बैंक की एप्स में ऑन बोर्डिंग होती है, ऑन बोर्डिंग में भी कुछ चेंज कर? ऑन बोर्डिंग भी ला रहे हैं। फिर रिमिटर्स का भी कोई रिक्वेस्ट कर सकता है कि किसी को अपने बच्चों की फीस भेजनी है तो वो मोबाइल ऐप। हाँ, मतलब मेरा यही सवाल था कि आपने एक तो चीज़ बताई कि पैसे आते हैं वो दे देते हैं, लेकिन जाने के काफ़ी मुश्किल होता है पाकिस्तान से बाहर किसी को पैसे भेजना हो। तो देखें, आप अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है तो एक्सचेंज कंपनीज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। किसी को और पेमेंट करनी आपकी हो, सिस्टर्स है वहाँ पे बाहर, आप उसको पैसे भेजना चाह रहे हैं तो वो एक्सचेंज कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आप ब्लड रिलेशन को अपने फीस भेज सकते हैं या अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं। तो मोबाइल ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर देंगे एक्सचेंज कंपनीज में। आपने सिर्फ ना ये सारी चीज़ें अब फ्यूचर में ऑनलाइन हो रही है। और दूसरा ये कि कैशलेस हो रही है। मतलब जो स्टेट बैंक का और हमारे प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है कि एक्सचेंज कंपनी मतलब पाकिस्तान को कैशलेस इकोनॉमी करना है, हम कैशलेस की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, तो लास्ट में ये एक सवाल है कि भाई जो नए लोग आ रहे हैं फिनटेक में, मनी एक्सचेंज के स्पेस में, तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस है उनके? देखिए, एक्सचेंज कंपनी से लिमिटेड है पाकिस्तान में, 20-25 हैं। अब मतलब अब 20-25 है। एक हमारे पास है, कभी लाहौर में हमारे है कंपटीटर, उनके पास है। तो इस फील्ड के अंदर आना जो एक तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। मतलब है कि इसके अंदर क्योंकि आप हम 25 साल से हैं, वो भी दूसरे भी तकरीबन 10-15 साल से काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा कोई अदर फिनटेक की इंडस्ट्री में डिजिटल करेंसी है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मतलब है कि फ्यूचर्स है। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में अभी भी जो है ना मतलब ऑनलाइन मीडिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी कैशलेस पाकिस्तान होने जा रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट पे काम करें, पीओएस पे काम करें। जो नए लोग आना चाहते हैं, नए लोग ऐप बनाए और वो ऐप के थ्रू जो है ना लोगों को फैसिलिटेट करें। सब्सक्रिप्शन बेस्ड बहुत सारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। लोग अपने फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं मतलब एक दूसरे को, तो वो अब आ रही। गैस कैश ने काफ़ी मार्केट में कैप्चर किया, इजी पैसा ने काफ़ी किया। अब और भी कंपनियां आ रही हैं इस तरीके से। जैसे अभी डिजिटल बैंक्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे फिजिकल, अब जो फ्यूचर है वो फिजिकल का ज़माना ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि आपकी जो है ना कैशलेस इकोनॉमी हो रही है, तो सारा काम डिजिटल पे जा रहा है। अच्छा, और एआई रिलेटेड क्या हो रहा है? अच्छा, देखें, एआई को मैंने यही कहा कि मेरा तो यही है हमेशा मोटो कि अपने आप को अपग्रेड करूँ। मैं मतलब है कि हर साल अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ, डिफरेंट कोर्सेज करके। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, मतलब डिफरेंस उसमें मैंने एआई 2000 जुलाई 24 में मैंने कर लिया था। मैं दुबई में था, वहाँ पर मैंने इनिशिएटिव लिया था और मैंने वर्किंग कर ली थी। तो आइडिया हो गया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अब तो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कंपनियां कर रही हैं, वो तो मतलब है कि अब जो आगे है, मेरा जो प्लान है कि मैं अपनी एप्लीकेशंस को एआई पे मूव अभी मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है और हम इंशाल्लाह उस चीज़ पे चले जाएंगे। हमारे खुद एआई एजेंट कोडर होंगे। हमारे पास कस्टमर जस्ट अपना टिकट लॉन्च करेगा और हमारा जो एआई, ये तो आपने अपनी साइड बताई ना। हाँ, मैं अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इस तरफ की बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि उसको मैं कैसे लेके जाऊंगा फ्यूचर में, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मतलब जैसे ये तो आपने अपने कोडिंग की जो टीम है उसके बारे में बताया। मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सचेंज कंपनी में से कोई ऐसा फीचर है जो वो कहने का यार एआई इसमें डाल दो? देखिए, अभी कंप्लायंस का जो सबसे बड़ा इशू है, जो कंप्लायंस का इशू है कि स्टेट बैंक मतलब हर कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी लोड है, क्योंकि डेली बेसिस पे पूरे पाकिस्तान से ट्रांजेक्शन आ रही है उनको। तो वो हम एआई पे लेके जाएंगे। हमारा प्लान है फ्यूचर में कि आपको 80-90% ट्रांजेक्शन को कंप्लायंस जो है ना वो एआई करके देगा। चले समझते, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। वैसे भी आपका टाइम कम होता है, नहीं, टाइम निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम आपके लिए टाइम ही टाइम है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ये एपिसोड जो है फिनटेक रिलेटेड और मनी एक्सचेंज के बारे में अगर आपको शौक है पढ़ने का और उसके बारे में जानने का, तो बड़ा अच्छा एपिसोड है, आप ज़रूर देखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही।
अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।